औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहि व आलिहिल करीम अम्मा बाद। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की साले तरीन, इस मुल्क की साले तरीन क़यादत हमारी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट इलियास साहब, मोहतरम NCHRO के स्टेट प्रेसिडेंट साहब और मेरे सामने बैठे हुए तमाम ख़ातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा इक़बाल ने फरमाया था, आज तुझको मैं बता दूँ तक़दीर उमम क्या है। आज तुझको मैं बता दूँ तक़दीर उमम क्या है। शमशीर सना अव्वल रुबाब ताऊ साक़िब। ये ज़माना है जिसमें हम जी रहे हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने 1 महीना पहले एक प्रोग्राम शुरू किया, इज्जत से जियो, बेखौफ जियो। क्या सारी दुनिया में कोई ज़ीहोश इंसान ये कह सकता है कि अगर कोई शख्स किसी को मशवरा दिया है कि जनाब आप इंसान हैं, इज्जत से जिया करें, आप इंसान हैं, आप एक मुल्क के आज़ाद शहरी हैं, आप बेखौफ जिए, इसमें क्या एतराज़ है? कोई काबिल एतराज़ जुमला तो है नहीं, बल्कि एक सबक है कि आप इंसान हैं तो इंसान की हैसियत से बाइज्जत तरीके से, बेखौफ तरीके से आप जिए। ये एक मैसेज है जो एक नॉर्मल मैसेज है। लेकिन इस नॉर्मल मैसेज को लेके बाकी जगहों पर क्या क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में, मगरबी उत्तर प्रदेश में पॉपुलर फ्रंट के जो हमारे फुट सोल्जर्स हैं, हमारा कैडर है, शामली में, बागपत में, मुजफ्फरनगर में, मेरठ में, कई जगहों पर हमारे कैडर को अरेस्ट कर लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया के सामने जाके उठा के ले गए और जेल में डाल दिया। कोई केस बनाने की पोजीशन में नहीं है, कोई केस नहीं बना सकते, लेकिन इसके बावजूद हैरेस करने के लिए पकड़ा, फिर छोड़ा। आखिरकार एक दिन हम लोग उत्तर प्रदेश के DGP के पास, मैं खुद गया, क्या मसला है आपको? नहीं, बड़ा अच्छा स्लोगन है आपका, बहुत अच्छा स्लोगन है, बहुत शानदार है, मैं तो अप्रूव करता हूँ। मैं कहा फिर क्या तकलीफ है, आप बच्चों को पकड़ रहे हैं आप? फिर इस पे तस्वीर बनी हुई है ना पीछे, तो इसलिए मैं कह रहे, आप अगर तस्वीर को समझ नहीं पा रहे तो आपका मसला है। हम जो समझा रहे हैं वो सिर्फ इतना है कि जो जालिम है उस जालिम का हाथ पकड़ के इज्जत के साथ जीना सीखो, ये समझाना चाहते हैं। आधे घंटे में उसकी समझ में आ गया, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। मसला क्या है मुल्क का? क्यों कहना पड़ रहा है आज पॉपुलर फ्रंट को या किसी भी इस मुल्क की जो इंसाफ पसंद तंजीम है, वो लोग जो इस मुल्क में बराबरी चाहते हैं, अमन चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं, आज वो तमाम के तमाम लोग ये बात कहने पर मजबूर क्यों हैं कि हम इज्जत से जीना चाहते हैं और हम बेखौफ जीना चाहते हैं? इसलिए कि एक माहौल पैदा किया गया है, जानबूझ के पैदा किया गया। मॉब लिंचिंग का मौजू यहां सामने रखा है, ये उसका एक टूल है, एक जरिया है। कहां से आया लिंचिंग का लफ्ज? अभी वाइस सेठ साहब ने फरमाया, आप लोगों ने कितनी बार सुना था ये लफ्ज? मैं थोड़ा सा मॉब लिंचिंग, मॉब का तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें, एक्चुअल लफ्ज सिर्फ लिंचिंग है। लिंचिंग का मतलब ही होता है कि एक भीड़ के जरिए किसी मफरूजा मुल्जिम को अदालती कार्रवाई के बगैर पेड़ पे टांग के मार डालना, ये एग्जैक्ट डिक्शनरी के मीनिंग है। और उसमें मारने का तरीका, एक भीड़ एक शख्स को मुल्जिम मफरूजा हो वो, यानी इसने कोई जुर्म किया हुआ है, इस नाम पर उसको दरख्त पे टांग के, पीट के दरख्त पे टांग के मार डाले और उसको जुडिशल वो लेने का हक ना हो, इसे लिंचिंग कहते हैं। और ये लिंचिंग कहाँ इस्तेमाल हुआ लफ्ज़? 1888 से लेके 1920 तक, और उसके बाद भी कुछ दिन चला, साउथ अमेरिका में इस्तेमाल हुआ।
गयाना की कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील है, ग्वाटेमाला है, वहाँ 3,500 के करीब लिंचिंग हुई। वहाँ गोरे लोगों ने कालों को मारा, गोरों ने कालों को मारा, और एक काले को 10-20 गोरों ने पकड़ा और उसको पीटा और पेड़ पे टांग दिया। वहाँ ये लफ्ज़ ईजाद हुआ है। और क्यों हुआ ये इसलिए हुआ था, इसको समझना जरूरी है, तो आप यहां की लिंचिंग को समझ जाएंगे। ये इसलिए हुआ था कि उसी वक्त उस खित्ते में, पूरे अमेरिकन खित्ता नया नया बन रहा था, वहां स्लेवरी का खात्मा हुआ था, गुलामी खत्म हुई थी, और सारे गुलाम अफ्रो अमेरिकन थे, अफ्रीका के रहने वाले काले गुलाम थे, और ये मालिक बने हुए थे गोरे। तो इन गोरों ने इन कालों को मारा कि अब इनकी गुलामी, और वो आखिरकार कहां खत्म हुआ? 50 साल मूवमेंट चलाया। और यहाँ हमारी कुछ बहनें खातीन बैठी हैं, मैं बता दूं कि उस ज़माने में साउथ अमेरिका में लिंचिंग के खिलाफ जो मूवमेंट खड़ा किया, वो वहाँ की काली खवातीन ने खड़ा किया, औरतों ने खड़ा किया था। और 50 साल वो मूवमेंट उन्होंने लीड किया, और आखिरकार 1920 में जब ये तय हो गया कि कालों को वोटिंग का राइट नहीं होगा और इनकी जो सिविक फैसिलिटीज हैं वो अलग होंगे, और इनके इलाके और इनके खित्ते अलग होंगे, तब जाके वो लिंचिंग का किस्सा रुका था। एक बार बिल आया था वहां लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने के लिए, वो बिल आज तक पास नहीं हुआ है वहां। ये लिंचिंग का बैकग्राउंड है। तो ये लफ्ज हमने इंपोर्ट किया है। और मैं बार बार कहता हूं, कई जगह मैंने कहा है कि यहां पर ये जो क़यादत है ना, रेत पे बैठा हुआ ये इक़्तिदार, रेत पे बैठा हुआ, ये किसी चट्टान पे नहीं बैठा हुआ है, रेत पे बैठा हुआ ये इक़्तिदार जो ऊपर बैठ के बारूद छिड़क रहा है नीचे, हम सबके सिरों पे बारूद छिड़क रहा है। इस इक़्तिदार के पास दिमाग नहीं है, ये ज़हीन और इंटेलिजेंट लोग नहीं है, ये पॉलिसी साज नहीं है, ये स्ट्रेटेजाइज करने वाले लोग नहीं है। जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में बाहर से इंपोर्ट करके ला रहे हैं, जैसे लिंचिंग को करके लाए। इस मुल्क में लिंचिंग कहाँ शुरू हुई? एक 2006 के वाक़े को लिंचिंग कहा जाता है, एक 2010 के वाक़े को लिंचिंग कहा जाता है, लेकिन इस डेफिनेशन के पैरामीटर्स में वो लिंचिंग नहीं है। मुल्क में पहली लिंचिंग मार्च 2015 में दीमापुर में हुई, नागालैंड में, जहां रफ़ी नाम के एक लड़के को, जो वहां एक लड़का नहीं 35 साल का आदमी था, शादीशुदा आदमी था, लेकिन वहां नागालैंड में वो बहुत मालदार हैसियत रखता था, उस पर रेप का इल्ज़ाम लगा के जेल भेजा गया। और जेल में तकरीबन कई हजार लड़कों ने जेल तोड़ के दाखिल हुए, उस आदमी को बाहर निकाला, मोटरसाइकिल पे बांधा, 7 किलोमीटर जेल से लेके वहां के वो घंटाघर तक उसको लेके गए और मार मार के घंटाघर में टांग के उसे खत्म किया। दैट वॉज द फर्स्ट इंसिडेंट। 2015 मोदी साहब सरकार में थे, और उसके बाद से अखलाक का केस, और फिर पहलू खां का और अकबर खां का 150 के करीब लिंचिंग इस मुल्क में हुई, जिसमें बड़ी तादाद 74% लिंचिंग्स मुसलमानों की हुई है, दलितों की भी हुई है, बैकवर्ड क्लासेस की भी हुई है, कुछ और लोगों की भी हुई है। लेकिन अब ये लिंचिंग को इतना फैला के, ये लिंचिंग को मैंने डिफाइन इसलिए किया कि आप अगर 1984 के सिख राइट को भी लिंचिंग कहेंगे, तो आप लिंचिंग के जो एक्चुअल जुर्म है उसे डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हर वाक़े को उठा के अगर लिंचिंग कह देंगे तो आप उसे डाइल्यूट कर रहे हैं। और मैं आप हज़रात से एक बात कहना चाहता हूं, उसके लिए अलग अलग इस्तिलाहात मौजूद है, और वो उन इस्तिलाहात को आपको यके बाद दीगरे, उन सब इस्तिलाहात को आपको आखिरकार समझना पड़ेगा। कत्ल के सिलसिले में और बहुत सी इस्तिलाहात मौजूद है। मर्डर एक मुजरिम या एक क्रिमिनल किसी को जाके कत्ल कर दे, ये सिर्फ एक कत्ल है। एक आदमी कोई पूरी भीड़ को कत्ल करने के लिए, एक भीड़ आए किसी एक लोकल इशू पे, तो ये राइट है, कम्युनल राइट। ये कम्युनल राइट हमने इस मुल्क में 70 साल 75 साल की आज़ादी में 70,000 ही देखें। 6 कम्युनल राइट पर डे इंडिपेंडेंट इंडिया का रिकॉर्ड है कम्युनल राइट्स का। वो कम्युनल राइट्स है, और वो कम्युनल राइट किसका कहां हुए? हिंदू सिख, हिंदू मुस्लिम, हिंदू ईसाई, हिंदू दलित, इन सब में हिंदू लफ्ज कॉमन है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, हम लोग जब अखबारात में भी लिखते हैं, अखबारों में और टेलीविज़न पे भी बोलते हैं, सब इसको बहुत आसानी से कह देते हैं हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख। इट्स नॉट हिंदू।
It's RSS versus Muslim. It's RSS versus Christian. It's RSS versus Dalit. It's RSS versus Sikhs. 1984 के सिख राइट की आप FIRs उठा के देख लीजिए। RSS के ऑफिशियल वर्कर्स की नामजद FIR मौजूद है सिख पोग्राम के लिए। कांग्रेस और RSS एक दूसरे के सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट है। इस गलतफहमी में कभी न रहिए कि कांग्रेस में बाप और बेटे का रिश्ता है। कांग्रेस बाप है, RSS बेटा है। यह समझना पड़ेगा आपको। उतारिए अपने दिमागों से पर्दे के कांग्रेस सेकुलर है। कांग्रेस के कैडर, RSS का कैडर एक कैडर है, इसलिए कभी वो जीतता है कभी ये जीतता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस 84 के सिख पोग्राम में कांग्रेस के कपड़े पहने हुए सारा RSS का लीडर का कैडर था जिसने हमारे सिख भाइयों का कत्लेआम किया। उसको आपने क्या कहा? राइट नहीं है, वो पोग्राम है। एक कम्युनिटी को इज्तिमाई तौर पर कत्ल करने की कोशिश करना पोग्राम कहलाता है। दूसरा एक लफ्ज है एथनिक क्लिंजिंग। एथनिक क्लिंजिंग का मतलब होता है कि किसी एक एंटिटी को, चाहे वो रिलीजियस हो चाहे वो रीजनल हो, उसके कल्चर को, उसके इंस्टॉलेशंस को, उसकी ज्योग्राफी को, उसके माल को और उसकी जान को, सबको मिला के खत्म करने की कोशिश एथनिक क्लिंजिंग कहलाता है। एक लफ्ज है जीनोसाइड, मॉब किलिंग। पूरे एक रिलीजियस एंटिटी को, तमाम के तमाम या रिलीजियस या सोशल एंटिटी को खत्म करके उसके ऊपर सियासी तौर पर हावी होने की कोशिश, दैट इज जीनोसाइड। ये सारी मुख्तलिफ इस्तिलाहात कत्ल के सिलसिले में है। और इत्तफाक ये है, और मैं इत्तफाक का लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, हालांकि इत्तफाक गालिबन नहीं है। ये सारी तकरीबन 6-7 इस्तिलाहात हैं जो इंडिविजुअल से लेके मॉब किलिंग तक जो इस्तेमाल होती हैं। ये सब वो इस्तिलाहें हैं जो हमको या तो इजराइल से, एक लफ्ज है हॉलोकॉस्ट में कि किल करना थ्रो बर्न करना, किसी भी सूरत में बर्न करके बहुत बड़ी तादाद को कत्ल कर देना। जैसे कंसंट्रेशन कैंप्स को गैस चैम्बर बना के ये कहा जाता है कि 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने कत्ल किया था, बट नाउअडेज लोग कह रहे हैं कि इट्स अ मिथ, हॉलोकॉस्ट हुआ ही नहीं। तो एक लफ्ज तो आ गया हॉलोकॉस्ट का। तो ये जितनी टर्म्स हैं ये सब हमको इजराइल से यहां पर विरसे में मिलती हुई चली आ रही है, ये अमेरिका से मिलती है, हिंदुस्तान में नहीं है। ये लोकल, ये देसी टर्म्स नहीं है, ये सारी की सारी इंपोर्टेड टर्म्स हैं जो हमको उन लोगों से मिली है जो इस पूरी दुनिया का इक़्तिदार अपनी मुट्ठी में लेके रखना चाहते हैं और बाकी तमाम लोगों को महरूम करके उनके ऊपर हाकिम बनना चाहते हैं। ये साइंस है लिंचिंग का भी और इस कत्ल का भी। और मैंने जितनी टर्म्स बताई इनको याद रखिएगा, ये किसी न किसी वक्त अगले चंद सालों में शायद सामने आएंगी। लेकिन जब भी सामने आए एक बात और याद रखिए, मुकाबला हम ही को करना है, मुकाबला हम ही को करना है। अब कहीं से कोई अबाबीलों का लश्कर नहीं आएगा। अबाबीलों का वो पैगाम अल्लाह ताला ने आपके सीनों में बंद करके रख दिया है। खोलिए अपने सीनों को, लड़िए अबाबीलों की तरह। कोई अब्राहा का लश्कर आपको कभी शिकस्त देने के लायक ना कभी पहले था ना आइंदा हो सकता। और मैंने कहा ये रेत पे क्यों बैठे हैं? रेत पे इसलिए कि जो आइडियोलॉजी है ये एक फेल्ड आइडियोलॉजी। आपने तो बहुत मुरव्वत से काम लिया अब्दुल वाहिद सेठ साहब के, इसे आप साहब 1925 से जोड़ रहे हैं, मैं 1827 से जोड़ता हूं इसे हिंदुस्तान के अंदर। और बड़ी अजीब बात है, आप अगर तारीखें जोड़ के देखेंगे तो आपको बड़ी सिमिलरिटीज दिखाई देगी सारी दुनिया के मामलात और खुद फिर उसका असर हिंदुस्तान के ऊपर। 1827 में जो ब्रह्मो समाज का कयाम है वो इस मुल्क की फर्स्ट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, फर्स्ट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो जिसका नाम ब्रह्मो समाज है। और वो क्या है? वो इस मुल्क में उस ऑर्गेनाइजेशन के रेनिजा के लिए कायम की गई जिसकी जानिब हमारे वकील साहब ने अभी इशारा किया। अपर कास्ट हिंदू की ऑर्गेनाइजेशन जो न दलित को देखना चाहती है, न मलिच्छ मुसलमान को देखना चाहती है, न ईसाई को देखना चाहती है, न सिख को देखना चाहती है। उनके अहिया की जो तहरीक है, उनके रेनिजा की जो तहरीक है, दैट इज ब्रह्मो समाज। और ये ब्रह्मो समाज आगे बढ़ता है तो 1825 में जब ये बिल्कुल संपन्न हो जाता है थॉट के लेवल पर, तो एक कांग्रेस की सूरत में सामने आता है।
इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में जब बनती है तो ये किसकी तंजीम है? ये अपर कास्ट हिंदूज की पॉलिटिकल फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया की सूरत में सामने आके खड़ी होती है। और उसके बाद की पूरी तारीख ये चलते हुए 1920 और 1925 में आरएसएस इसी चरबे से निकल के आई। ग्वालियर कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ वाबस्ता रहा है, उसके बाद वो आरएसएस में है। तो ये पूरी मूवमेंट, और अब अगर मौजूदा तारीख में आए तो 1979 ऑनवर्ड दुनिया में जो इनकलाब आया है उसका परताव आप इस मुल्क में देखें। 1980 से पहले हमारी प्रॉब्लम इस मुल्क में क्या थी? हम कम्युनल राइट का शिकार थे, यके बाद दीगरे कहीं ना कहीं कम्युनल राइट हुआ करते थे, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन 1980 के बाद यानी 79 में ईरान का इनकलाब आता है। उस ईरानी इनकलाब के बाद सारी दुनिया में बड़ी तब्दीलियां होती हैं। आप पढ़ के देखिएगा उसको जब भी, यानी तालिबान का क़याम और रूस का वहाँ पर अफ़गानिस्तान में पहुँचना वगैरह वगैरह, बहुत तफसील है, बस तफसील में नहीं जा रहा। लेकिन हमारे यहाँ 1980 के बाद से 1984 भी आता है जिसमें सिख राइट होता है, बाबरी मस्जिद का ताला भी खुलता है, रथ यात्रा भी निकलती है, बाबरी मस्जिद शहीद भी होती है। ये सारा एक चेन है, एक सिलसिला है जो एक दूसरे से वाबस्ता और मरबूत है। कोई भी वाकया एक दूसरे से अलग नहीं है, चाहे वो सिखों का कत्लेआम हो, चाहे वो बाबरी मस्जिद की शहादत हो। और इस तरीके से आज ये जब इन्होंने महसूस किया है कि अब मुसलमान सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने इस बात को डॉक्यूमेंट कर दिया कि इस मुल्क का मुसलमान अब दलितों के लेवल पर आ गया, बराबर आ गया है। जब यह महसूस कर लिया गया कि हिंदुस्तान का मुसलमान दलितों के बराबर आ गया, तब उसके बाद से लिंचिंग का आगाज होता है। उसके बाद गुजरात का राइट उसका है, उसका एक एक्सपेरिमेंट है। और वो तमाम जो अफवाहें आप सुनते रहे, आपने एक अफवाह सुनी होगी, मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाह रहा हूं। कौन थे वो? एक भगवान, वो दूध पी रहे, हनुमान जी दूध पी रहे, 90 के आसपास में हुई थी। गणेश जी दूध पी रहे, लाखों लोग दूध पीने लगे, पिलाने लगे गणेश जी को, पिला रहे थे ना, याद आ गया आपको? वो क्या था? दैट वाज अ टेस्ट फॉर द र्यूमर मॉन्गरिंग, कि कितनी देर में एक अफवाह फैला के उसको कितनी दूर तक फैला के उस पर लोगों से अमल करवाया जाता है। बड़ा बड़ा पढ़ा लिखा हिंदू उस दिन शाम को कह रहा था, नहीं नहीं गणेश जी को मैंने दूध पिलाया, वो दूध पी रहे थे। अब पता नहीं कहाँ पी रहे थे, हमने तो देखा नहीं। एक गणेश जी ने खूब जम के दूध पिया उस दिन। उसके बाद एक अफवाह आई, आपको याद होगा, शंकर दयाल शर्मा एक हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुआ करते थे। एक खबर चली सुबह को कि शंकर दयाल शर्मा जी मर गए। शाम होते होते तक वो अफवाह इतनी फैली कि शंकर दयाल शर्मा को टेलीविजन पे आके खड़ा होकर कहना पड़ा कि भाई मैं जिंदा हूं। दैट इज द टेस्ट फॉर र्यूमर मॉन्गरिंग। अब आप लिंचिंग में देखिए उस फिरोबिना को, एक आदमी है जो बाजार में जा रहा है, किसी को मालूम हुआ कि वो जा रहा है और वहां उसको कत्ल करना है, ये मंसूबा है कि इसे का रघुबर सिंह का मंसूबा बंद था, जो अलवर में राजस्थान में बिल्कुल मंसूबा, हम लोग गए थे तब हमारी टीम भी वहां गई थी, मंसूबा बंद कत्ल था, रात में 12 बजे उसको पकड़ के मारा था। व्हाट्सएप से मैसेज फैलाए, अफवाह फैलाई कि गाय का एक तस्कर जा रहा है, स्मगलर जा रहा है गाय का, या गाय काटी जा रही, एक अफवाह फैलाई उस हल्के में, 200 आदमी इकट्ठे हो गए। अखलाक के लिए क्या हुआ, 1 मिनट में 300 आदमी इकट्ठा हो गया वहां पर। तो ये र्यूमर मॉन्गरिंग के जो टेस्ट थे उनका इस्तेमाल अब हो रहा है इस लिंचिंग के जरिए। और ये जितने भी वाकयात हेट क्राइम्स, ये जितने हेट क्राइम्स हैं, सिर्फ इसलिए कि इनको खौफजदा कर दें। किसे खौफजदा करना चाहते हैं? ये जुर्रत देखिए, किसे खौफजदा करना चाहते हैं? अरे उनको खौफजदा करना चाहते हैं जिन्होंने 7% की कुल आबादी होते हुए 800 साल इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी की, उस तबके को खौफजदा करने की जुर्रत कर रहे हैं। किसे खौफजदा करना चाहते हैं? जिनकी कुल इस्लाम की तारीख, इस्लाम के ऐलान की तारीख ही 1400 साल की है। लेटेस्ट रिलीजन, लेटेस्ट आइडियोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड। और 1400 साल में से जिसने 1300 साल एक मुल्क पे नहीं, एक कॉन्टिनेंट पे नहीं, दुनिया के मुख्तलिफ बर्रे आज़मों पर एक साथ 1300 साल बिना किसी ब्रेक के हुक्मरानी की, उसे डराना चाहते। बेवकूफी की इससे बड़ी कोई इंतहा नहीं हो सकती।
हम, और ये जो वीडियो फैलाया जा रहा है, ये इसका पर्पस क्या है कि आप डरे। कोई भी आदमी जो जुर्म कर रहा हो, अगर मॉब लिंचिंग एक जुर्म है तो उसको डरना चाहिए। वो डरने की बजाय वीडियो बना के अपनी सूरत दिखा रहा है कि मैं मार रहा हूं, देखिए सारी दुनिया देखे कि मैं मार रहा हूं, और फिर उसको वायरल करे कि लाखों लोगों को उस वीडियो को देखे। इसका पर्पस क्या है कि आप खौफजदा हो जाए। और उसके बाद हमारे वजीर आजम महोदय 8वीं क्लास पास नहीं हुए हैं, डिग्री फेक पाई गई दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एक अदद बीवी संभाल ना पाए, छोड़ के भाग गए। 25-30 साल की जिंदगी पूरी की पूरी डार्क में है, कुछ पता नहीं कि ये शख्स कहां था। 25-30 साल की जिंदगी नरेंद्र मोदी की बिल्कुल नामालूम है कि वो कहां पर रहा। एक ऐसा शख्स प्राइम मिनिस्टर बन के आता है तो अब वो साइंस भी पढ़ा रहा है, वो इकोनॉमिक्स भी पढ़ा रहा है, वो मैथमेटिक्स भी पढ़ा रहा है, वो केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा है। अरे 8वीं आप पास नहीं हुए, 10वीं क्लास के बच्चे एग्जाम कैसे पास करें, वो टेलीविजन पे खड़े होकर पढ़ा रहा है। मुल्क की बदकिस्मती ये है, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने वाले आदमी ने 8% की जीडीपी को 5% पे पहुंचा दिया। 5%। और डारा क्या है? हिंदुत्व, हिंदू नेशनलिज्म, हिंदू आधी रोटी खाएंगे, हिंदू राज बनाएंगे। और एम्प्लॉयमेंट क्या है? उन्होंने कहा पकौड़े बेचे, तो वो जो पकौड़े बेचने वाला एम्प्लॉय है उसको लिंचर बनाया है, एम्प्लॉयमेंट बना दिया है लिंचिंग को इन्होंने, कि तुम लिंच करो, उसके बाद जेल जाओगे, जमानत हम करा के लाएंगे, और जब जमानत करा के बाहर आओगे तो हमारा कोई मंत्री आएगा तुम्हारे घर पे और तुमको हार पहना के मिठाई खिलाएगा, और फिर तुमको पार्लियामेंट के टिकट दिए जाएंगे, जिसकी जितनी औकात है। एमएलए के टिकट दिए जाएंगे, साध्वी प्रज्ञा आ गई पार्लियामेंट में, असीमानंद भी आ जाएंगे पार्लियामेंट। तो कातिलों को ओहदे देने का काम पहली मर्तबा हमने देखा कि नरेंद्र मोदी की ये सरकार यहां कर रही है। ये पूरा का पूरा ये साइंस और ये इंजीनियरिंग इस खौफ की आइडियोलॉजी की है। और ये अगर खौफ बपा नहीं करेंगे, खौफ किसका दिलाएं? खौफ दिलाने के लिए एक बेचारी ले दे के अगर कोई कम्युनिटी बचती है तो मुसलमान कम्युनिटी बचती है। और वो क्यों है? आपका खौफ क्यों है? आप ही से खौफ क्यों दिलाया जा रहा है? आपसे खौफ इसलिए दिलाया जा रहा है, एक रीजन तो मैंने बताया कि एक बार आए थे हुकूमत करने तो 800 साल किसी को मौका नहीं दिया, दूसरी बार अगर आप खुदा ना खास्ता पहुंच गए तो अगले 800 साल फिर किसी का नंबर नहीं आना। क्यों भाई? इसलिए कि आप, वो कहते तलवार के जरिए से आए थे, तलवार के जरिए। अच्छा मैं कहता हूं चलिए मान लिया, क्यों हम कहें कि सर नहीं आए थे तलवार के? था हमारे अंदर दम भाई, हम आ गए तलवार के जरिए। हमारी तलवार में दम था, तुम्हारी तलवार में दम नहीं था, तुम्हारी ढालें टूट गई थी, हमारी तलवार जीती थी, मान लिया मैंने 1 मिनट के लिए। लेकिन हुकूमतें तलवार के बल पर चला नहीं करती। मुझे हिंदुस्तान, दुनिया की मालूम इंसानी तारीख में एक हुकूमत कोई बताए कि जो तलवार के जरिए बनी हो और 20 साल, 10 साल, 5 साल, 40, 50 साल इससे ज्यादा चली हो, एक हुकूमत का नाम बताए। तलवार के जरिए बनी हुई हुकूमतों की कोई उम्र नहीं होती, जैसे मोदी जैसे जालिम लोगों के हाथ में आई हुई हुकूमतों की कोई उम्र नहीं है, इस तरह तलवार की बनी हुई हुकूमतों की कोई उम्र नहीं होती। दिल से, दिमाग से, मोहब्बत से और नजरियात से जब हुकूमत की जाती है तो सैकड़ों साल हुकूमत चलाई जा सकती है, यह हमने साबित किया है। तुम नहीं कर सकते। एक साहब बैठे थे एक दिन मेरे बराबर में एक टेलीविजन स्टूडियो में, मुझसे कहने लगे बहुत आराम से, बड़े प्यार से, हिंदू महासभा के, यार रहमानी साहब सड़क पे नहीं हो रहा कुछ। मैं क्या चाहते हैं आप सड़क पे? यार सड़क पे होनी चाहिए, मुसलमान और हिंदू सड़क पे लड़े। तो मैं आप कोशिश कर तो रहे, इतने दिन हो गए आपको लिंचिंग कराते कराते, आप कर नहीं पाए, इसका मतलब आप नाकाम हो गए कि नहीं यार इसको बढ़ाइए। मैं कहा तो लिंचिंग थोड़ी सी, अभी आप एक एक गरीब, मजदूर, बेपढ़ा लिखा, छोटा मोटा काम करने वाला आदमी जंगल में अकेला जा रहा है, उसको पकड़ के आप लिंचिंग कर रहे हैं। इतने बहादुर हैं, इतने बहादुर हैं। और जो अभी किस्सा सुना रहे थे ना मध्य प्रदेश के लड़के का, कुर्बानी करके आ रहा था बेचारा, उसको उसकी बहनों को परेशान किया,
उनकी बेइज्जती करने की कोशिश की। भाई है तो खून तो खोलेगा, लड़ाई झगड़ा करके निकल के उसको, जब वहाँ उसके घर पे तो खाली गाली गलौज करके उसने भगाया, भाग गए। जब अपने गांव के बाहर निकले, उसके गांव पे नहीं, अपने गांव के नुक्कड़ पे जब आए, तब उसका गाड़ी रोक के कहा कि अब तुझसे लड़ेंगे। उसने वहां 3 को कह दिया कि तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है और मेरे अंदर। 500 आदमी खड़ा हुआ था वहां, गांव का सारा गांव बाहर आके खड़ा हो गया, 500 आदमी। जब 3 को उसने ढेर कर दिया और 500 उसकी तरफ दौड़े, तो उसने सिर्फ छुरी हवा में ऐसे हिलाई कि ये हशर कर दूंगा जो आगे आया। 500 के 500 भाग गए, 500 के 500 भाग गए एक लड़के से। अरे जीदारों से लड़ो, वो बेचारा गरीब आदमी है जिसके हाथ में खाने को एक दिन का रोटी नहीं है, उस एक को पकड़ के लिंचिंग करके बहादुरी दिखा के वीडियो दिखा रहे हो। मैंने उनसे कहा था हम लड़ना नहीं चाहते, हम लड़ेंगे नहीं, हम लड़ने वाले लोग नहीं हैं। लड़ने वाले होते तो इस मुल्क में हमारा वजूद ना होता। हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम जुल्म का जवाब भी अमन से देने की तरकीब जानते हैं, इसलिए नहीं लड़े। तुम आज भी नाकाम हो, ताकत होने के बावजूद। तुम चाहते थे कि हम सड़कों पे आके निकले, लेकिन हम सड़कों पर नहीं आए और ये तुम्हारी नाकामी है। तुम कभी नहीं आए। गवर्नर कहता है, त्रिपुरा के गवर्नर थे तथागत साहब, तथागत रॉय, ही सेड के हिंदू राष्ट्र बनाना है तो एक सिविल वॉर से तो हमको गुजरना होगा, खून का दरिया बहाना होगा। 2500 छोड़ रखे, कोई साक्षी महाराज है, कोई साध्वी रितमरिया है, कोई और है, कोई और है, इसी किस्म की बातें करते। नहीं कर पाए और नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। मैं आप हजरात से कहना चाहता हूं, आप अपने मरकज से जुड़ जाइए। आपका मरकज क्या है? आपका मरकज आपका दीन है। आपका दीन सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम नहीं है, सिर्फ रोज़ा रखने का, इबादत, ये रिचुअल्स हैं दीन के, ये मज़हब है। इस्लाम मज़हब नहीं है, मज़हब का ये एक पार्ट है, इस्लाम दीन है। मैं इस्लाम को मज़हब की हैसियत में मेरे जहन में कभी समा ही नहीं सका। मैं इस्लाम को आइडियोलॉजी मानता हूँ। इस्लाम एक नज़रिया है और वो नज़रिया इस दुनिया का और इस इंसानियत का कामयाब तरीन नज़रिया है। आप उस नज़रिए से दूर हैं और अल्लाह आपको सज़ा दे रहा है उसकी। मोदी के बस की बात नहीं है, अल्लाह बता रहा है कि आप उस रास्ते से, उस बरकत से भटक गए। अगर कामयाबी चाहते हो और मोदी जैसों से छुटकारा चाहते हो तो बरकत पे वापस आ जाओ। जिस वक्त इसने जो हलाकू खां और चंगेज़ खां थे, ये लोग जब मार रहे थे मुसलमानों को, तो किसी ने, एक मौलवी साहब से उस वक्त आलिम दीन से सवाल किया था कि आपका अल्लाह तो हर चीज़ पे कादिर है। जी हाँ कादिर है। तो कहा कि कादिर अगर है तो अब उसने हमको कादिर बना रखा है, तुम्हारे ऊपर छोड़ रखा है, तो फिर तो हम अच्छे लोग हुए, तुम बुरे लोग हुए। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। मामला यह है कि एक चरवाहा जब अपनी भैंसे, गाय या बकरियां चरा रहा होता है तो साथ में चंद कुत्ते छोड़ देता है, और उन कुत्तों का काम यह होता है कि कुछ बकरियां अगर इधर उधर भाग जाए तो उन्हें भौंक भौंक के रेवड़ में शामिल कर दे। रेवड़ में शामिल होती हैं तो महफूज हो जाती हैं, वरना कुत्ते काटते हैं। तो आप वो कुत्ते हैं जो हमको हमारे रेवड़ की तरफ वापस धकेलना चाहते हैं। अपने रेवड़ में आइए, अपने रेवड़ में आइए। ये कुत्ते 5 साल या 10 साल भौंकेंगे, उसके बाद आपकी गाड़ी चलेगी और चलती रहेगी। यकीन रखिए, ये अल्लाह का वादा है, ये अल्लाह का वादा है। तो अपने मरकज़ पर वापस आइए, अल्लाह आपको कामयाब इंशाअल्लाह ताला ज़रूर करेगा। कुछ चीज़ें और मैं अर्ज़ करना चाहता था, लेकिन दामन वक्त में तो गुंजाइश हमेशा ही कम होती है, आज भी कम है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात उस हौसले के साथ जो हमारा खासा है, उस यकीन के साथ जो हमारा यकीन है, उस पर चलेंगे। आखिरी बात कह के गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। 15% सेंसस के मुताबिक आप हैं, और इस मुल्क में जो गिरोही तकसीम है, पूरे सेंसस की रिपोर्ट पढ़िए, यू आर द मेजॉरिटी ऑफ दिस कंट्री, यू आर द मेजॉरिटी ऑफ दिस कंट्री। 15% से बड़ा दूसरा कोई ग्रुप नहीं है सिवाय मुसलमानों के। आप माइनॉरिटी कैसे हो सकते हैं? आई रिफ्यूज टू बी ए मेंबर ऑफ ए माइनॉरिटी कम्युनिटी एंड आई रिफ्यूज to get some part, some concession in governance. I am all eligible to become the Prime Minister of this country and I want to claim the Prime Minister. ये पॉपुलर फ्रंट
ये एसडीपीआई ये इसलिए खड़ी हुई है, हमारा दावा है इस मुल्क की एब्सोल्यूट गवर्नेंस हमारा हक है, हमारा इख्तियार है और हम वहां तक पहुंच के रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। इस यकीन के साथ मैं आपके साथ से इजाजत चाहता हूं कि मरकज पर आए तो वहां जाएंगे जहां ज़बान इक़्तिदार आपके हाथ हो और जालिम इस माशरे से हटे। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई शेर बकरी की तरह एक घाट पे पानी पिए, यह हमारा हदफ है, यह हमारा ईमान है, यह हमारी और आपके मिली जुर्रत का तकाजा है। बढ़िए और इक़्तिदार छीन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम।